So, welcome students to the third part of improvement in food resources. We have already discussed about crop variety improvement. अब एक फार्मर हो तुम, एक अच्छा क्रॉप वैरायटी तो तुम चूज़ कर लिए जिसका जो प्रोडक्ट होगा उसका क्वालिटी अच्छा है, क्वांटिटी अच्छा है, वो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर से रेजिस्टेंस है, यानी कि जल्दी बीमार नहीं पड़ता है, ख़राब नहीं होता है। अब सेकेंड जो स्टेप है वो है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये है क्या भाई? क्रॉप प्रोडक्शन मतलब जब क्रॉप ग्रोइंग कंडीशन में है, when you are cultivating, when the crop is growing inside the field, inside the cultivar, then what are the measures or facilities you have to give to the crop for a successful agronomy? So let's start. So crop production management deals with three things: nutrient management, irrigation management, and thirdly क्रॉपिंग पैटर्न। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट बोले तो भाई प्लांट अगर ग्रो होगा, ग्रो होने के लिए प्लांट को तो खाना चाहिए, तो उसको अच्छा खाना नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो ग्रो कैसे होगा। सेकंड इरिगेशन, अब जो फूड हम लोग सॉइल में दे रहे हैं, प्लांट अपना खाना कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। अब सॉइल से न्यूट्रिएंट्स तब तक वो नहीं ले पाएगा जब तक ना उसको प्रॉपरली वाटर मिल पाएगा, क्योंकि प्लांट का जो रूट है वो वाटर एब्जॉर्ब करता है और वाटर के साथ साथ मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो सेकेंडली वी नीड टू टेक केयर अबाउट द इरिगेशन प्रोसेस, ओके। एंड थर्डली द क्रॉपिंग पैटर्न, किस पैटर्न में क्रॉपिंग करेंगे तो हम लोगों को मैन्यूर या फर्टिलाइज़र का खर्चा कम आएगा या क्रॉप फेल्योर का रिस्क कम होगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि ट्रेडिशनल जो प्रोसेस चलते हुए आ रहे हैं वैसा नहीं, कुछ हटकर हम लोगों को देखना है, ताकि जो बढ़ते हुए जो डिमांड है पॉपुलेशन का उसको हम लोग फुलफ़िल कर पाए और हेल्दी फूड दे पाए। सो प्लांट न्यूट्रिशन, वी विल टॉक अबाउट प्लांट न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स आर सप्लाइड टू प्लांट्स बाय एयर, वाटर एंड सॉइल। देयर आर 16 न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर एसेंशियल फॉर प्लांट। अब ग्रोथ होने के लिए कहीं पे 16 है, कहीं पे 17 भी मिलेगा। ये एसेंशियल एलिमेंट्स बहुत ही ज़रूरी है, इन लोगों के बिना प्लांट का ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। तो एयर से मिलता है कार्बन और ऑक्सीजन, क्योंकि ये गैसियस एलिमेंट्स है, और हाइड्रोजन मिलता है, ये डायरेक्टली प्लांट्स एयर से हाइड्रोजन नहीं ले पाता है, और क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसको स्प्लिट अप कर दिया जाता है हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन में, तो उसी समय प्लांट्स को हाइड्रोजन मिल जाता है। और सॉइल से बाकी 13 जो न्यूट्रिएंट, तो 3 हो गया, एक कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और बाकी 13 जो न्यूट्रिएंट्स है सॉइल से मिल जाता है। अमोंग दिस 13 न्यूट्रिएंट्स 6 आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज़, ज़्यादा मात्रा में चाहिए कुछ, और आर देयरफॉर कॉल्ड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़ा, लार्ज। तो जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स है, एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है, उसमें से 6 न्यूट्रिएंट जो सॉइल में पाया जाता है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए उसको कहा जाता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो बाकी जो रहा कितना, 7, सो अदर 7 न्यूट्रिएंट्स are used by plants in small quantities and are therefore called micronutrients. माइक्रो मतलब छोटा, पिद्दी। तो जो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए उसको कहा जाता है मैक्रो, जो न्यूट्रिएंट्स कम मात्रा में चाहिए उसको कहा जाता है माइक्रो। लेकिन ऐसा नहीं है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत नहीं है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी ऑब्वियसली एसेंशियल है, लेकिन उसका मात्रा कम चाहिए, ओके। जैसे हम लोगों के ग्रोथ के लिए विटामिन्स का ज़रूरत होता है, विटामिन्स के बिना हम लोग का ग्रोथ या हेल्थ मेंटेन नहीं होता है, लेकिन विटामिन्स बहुत कम मात्रा में चाहिए, लेकिन विटामिन्स चाहिए होता है। इसी तरह से प्लांट के लिए ये सारे जो है। सो एयर, वाटर और सॉइल में क्या क्या मिलता है ये हम लोग चार्ट के फॉर्म में देख लेते हैं। फ्रॉम एयर वी आर गेटिंग कार्बन एंड ऑक्सीजन, यानी कि एयर में एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उस चीज़ से
कार्बन डाइऑक्साइड का जो इनऑर्गेनिक कार्बन है उसको ऑर्गेनिक कार्बन में कन्वर्ट किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, और ऑक्सीजन प्लांट अपना रेस्पिरेशन के समय ले लेता है। वाटर से मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल को प्लांट जब तोड़ता है फोटोसिंथेसिस के दौरान तो क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन। OH माइनस होगा एक्चुअली यहाँ पे। ओके, तो हाइड्रोजन आयन से बन जाता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोक्साइड आयन से बन जाता है ऑक्सीजन। और थर्डली सॉइल से माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। मैक्रो में 6 है, वो क्या क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर। ओके, उसको शॉर्ट में तुम कह सकते हो NPKCS। ओके, और वही माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या है, आयरन, मैंगनीज, बोरन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। So these 7 are micronutrients needed in very less amount but obviously essential. अब ये माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है ये प्लांट्स को मिलेगा कहाँ से, कैसे प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए हम लोगों को मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र यानी कि खाद जो है सॉइल के साथ खाद मिलाना पड़ेगा, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में। तो मैन्योर्स होता क्या है और फर्टिलाइज़र क्या होता है, इसमें क्या कोई अंतर है, चलिए देख लेते हैं। मैन्योर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड ऑल्सो सप्लाई स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मैन्योर में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रहता है, लेकिन मैन्योर का एक्शन बहुत स्लो होता है, क्योंकि मैन्योर में बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिएंट रहता है। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रहता है लेकिन न्यूट्रिएंट का मात्रा बहुत कम होता है। मैन्योर इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट, यानी कि काउ डंग, स्पिल्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेस्टेज फूड, ये सब चीज़ को मिला के हम लोग अपना घर पे यानी कि अपना यार्ड में, अपना फील्ड में खुद से नेचुरल प्रोसेस से मैन्योर प्रोड्यूस कर सकते हैं। उस चीज़ को एक्चुअली सड़ा के आफ्टर द रॉटिंग प्रोसेस ऑफ दोज इट विल बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर। मैन्योर हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर, जिसको कहा जाता है ह्यूमस। सो मैन्योर का मेन मुद्दा यहीं पे है ह्यूमस। मैन्योर सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ह्यूमस से क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी, सॉइल उपजाऊ हो जाता है, सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। कैसे, जो सॉइल में जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि ह्यूमस होगा, वो सॉइल का वाटर रिटेंशन कैपेसिटी यानी कि मॉइस्चर को पकड़ के रखने का क्षमता उतना ही ज़्यादा होगा। ओके, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्योर। अब मैन्योर का एक डिसएडवांटेज भी है। कौन सा डिसएडवांटेज, मैंने बोला था कि मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स का मात्रा इतना कम होता है कि प्लांट्स को बहुत समय लगता है मैन्योर से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि मैन्योर और भी है कि मैन्योर वाटर के साथ बहुत जल्दी घुलना नहीं चाहता है, वाटर के साथ सॉल्यूशन नहीं बनाना चाहता है, तो इसलिए मैन्योर का जो एक्शन है वो थोड़ा स्लो है। अब हम लोग देखते हैं कि मैन्योर बनाया कैसे जाता है या मैन्योर का टाइप्स क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ काइंड ऑफ बायोलॉजिकल वेस्ट यूज टू मेक मैन्योर, इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, मेनली 3 टाइप्स। ओके, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट एंड ग्रीन मैन्योर। तो ये 3 तरह का मैन्योर होता है। अब कैसे कैसे बनाया जा सकता है हम लोग देखेंगे। सो हियर यू कैन सी, हियर वी आर मेकिंग कंपोस्ट। तुमको अगर कंपोस्ट बनाना है तो कौन सा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, कंपोस्टिंग प्रोसेस। इसमें क्या करना है, मिट्टी के अंदर एक गड्ढा बनाना पड़ेगा, या तो इस तरह का एक बीन बना लेना है, और उस बीन में जितने सारे ऑर्गेनिक वेस्ट है सब जमा करो, सब्जी का छिलका, सड़ा हुआ सब्जी, ओके, सड़ा हुआ खाना, जो वेस्टेज जो फूड है, काऊ डंग, ये सब चीज़ को इकट्ठा करो और मिट्टी से उस चीज़ को दबा दो कुछ दिन के लिए। कितने दिन के लिए, 15-20 दिन के लिए। ओके, अब 20 दिन के बाद वो जो इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स था, वेस्ट मटेरियल्स था, वो सब बैक्टीरिया और फंगस के एक्टिविटीज़ की वजह से नेचुरली ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैन्योर में, खाद में। ओके,
जिस चीज़ को हम लोग अब एग्रीकल्चरल फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग मतलब सड़ना कोई चीज़। दिस वन इज़ वर्मी कंपोस्टिंग। अब वही कंपोस्टिंग में टाइम लग रहा था 15 से 20 दिन, ओके। अब अगर तुमको रैपिड रिजल्ट चाहिए, बहुत जल्दी जो वेस्ट मटेरियल है उसको अगर तुम कंपोस्ट में यानी कि मैन्योर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो इंस्टीड ऑफ गोइंग विथ नेचुरल मेथड वी कैन ऐड सम वर्मीस, वी कैन ऐड सम अर्थवर्म्स, ओके। तो ये जो अर्थवर्म्स है इसके पास कैपेसिटी क्या है, ये विद इन 48 to 72 आवर्स, ओके। मतलब कितना जल्दी से, जो कहाँ पे 15-20 दिन, कहाँ पे 2 दिन 3 दिन। तो 2-3 दिन के अंदर ये जो ऑर्गेनिक जो वेस्ट मटेरियल्स है यानी कि काउडंग, सब्जी का छिलका, ये सब वगैरह जो है, सूखा हुआ पत्ता, ये सब चीज़ को 2-3 दिन में मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी का मतलब होता है कीड़ा एंड कंपोस्टिंग का मतलब होता है द रॉटिंग प्रोसेस या सराहना। तो कीड़ा के प्रेजेंस में यानी कि अर्थवर्म के प्रेजेंस में अगर हम लोग मैन्योर प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट, और प्रोसेस का नाम है वर्मी कंपोस्टिंग। अब ग्रीन मैन्योर जो है, ग्रीन मैन्योर क्या है 3rd नंबर में? ग्रीन मैन्योर एक्चुअली, ग्रीन मैन्योर दीज आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम लेगुमिन्स, लेग्यूम्स जो है, ओके। लेग्यूम्स क्या होता है? लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट बोले तो मटर, बीन, सोयाबीन, चना, ये सब जो है यानी कि लेंटिल, ग्रीन पी, ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये सब जो है, ये सब जो प्लांट को कहा जाता है लेगुमिनस प्लांट। तो ये लेग्यूम्स का जो लीव्स है या स्टेम है, इस चीज़ को अगर कंपोस्ट करेंगे तो उस चीज़ से बनेगा ग्रीन मैन्योर, जिसमें नाइट्रोजन या प्रोटीन का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। अब नाउ फर्टिलाइज़र। अब भाई फर्टिलाइज़र क्या है और मैन्योर क्या है? मैन्योर तो हम लोग देख लिए। तो फर्टिलाइजर्स आर कॉमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब इसको हम लोग केमिकल से लैब में बनाते हैं, ये नेचर में नहीं बनाया जाता है, ओके। सो दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्टिलाइजर सप्लाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, जिसको शॉर्ट में NPK कहा जाता है। तो यही फर्टिलाइजर का मेन मुद्दा है, NPK, जो कि मैन्योर से नहीं मिल पाता है प्लांट्स को। और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों जो एलिमेंट है, ये प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, ओके। ये रैपिड तो ये एक्सीलरेट करता है ग्रोथ को। तो ये हम लोगों को फर्टिलाइजर्स यानी कि इनऑर्गेनिक जो खाद है उसी चीज़ से मिल सकता है। They are used to ensure good vegetative growth of leaves, branch and flowers as well as giving rise to healthy plants। तो प्लांट का बहुत तुरंत ग्रोथ के लिए हम लोग ये NPK यूज़ करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं यूरिया फर्टिलाइज़र, फॉस्फोरस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट फर्टिलाइज़र, और पोटेशियम के लिए पोटास जो फर्टिलाइज़र होता है, ये सब यूज़ किया जाता है कॉमनली। अब दोनों में अंतर अगर किया जाए, डिफरेंशिएट किया जाएगा था मैन्योर फर्टिलाइज़र में, तो वी कैन सी दैट मैन्योर इज़ अ नेचुरल substance whereas fertilizer is a man-made or chemical substance. Manures are organic in nature whereas fertilizers are inorganic nature, क्योंकि केमिकल से बनाया जाता है. It adds humus to the soil. सॉइल का ऑर्गेनिक मटेरियल्स को बढ़ा देता है, बट इट डजंट ऐड ह्यूमस. ओके, इंस्टेड ऑफ इट ऐड NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम प्रोवाइड करते हैं. इट इज़ नॉट न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक. मैन्योर में प्रॉपरली कोई न्यूट्रिएंट्स के लिए हम लोग नहीं यूज़ करते हैं मैन्योर को, बट फर्टिलाइज़र को NPK के लिए यूज़ करते हैं. मैन्योर इज़ चीपर इन कॉस्ट, क्योंकि खुद भी बना सकते हो भाई, तो सस्ता तो होगा ही. ओके, और वेस्ट मटेरियल को देखे हम लोग वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट किया जा रहा है मैन्योर में. बट फर्टिलाइज़र दे आर कॉस्टली, क्योंकि ये लैब में या इंडस्ट्रीज़ में बनाया जा रहा है. मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड, इट इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज. अब फर्टिलाइज़र मैन्योर तो बहुत यूज़ हो गया. एक्चुअली नॉर्मली हम लोग जो यूज़ करते हैं फार्मर्स, फर्टिलाइज़र और मैन्योर का एक मिक्सचर यूज़ करते हैं. सिर्फ फर्टिलाइज़र का भी ड्रॉबैक है, डिसएडवांटेज है, क्योंकि फर्टिलाइज़र इनऑर्गेनिक नेचर है, केमिकल मटेरियल से बनाया जाता है. इसलिए ज़्यादा अगर इफ़ यू आर यूजिंग एक्सेस
फर्टिलाइज़र इट विल कॉज हार्म टू सॉइल, इट विल कॉज फर्टिलिटी। अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने लगोगे तो पहले तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन विद इन 2 और 3 ईयर्स यू विल फेस इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल जो होता है, सॉइल का जो मिट्टी का जो उपजाऊ जो नेचर है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, बंजर हो जाएगा। ओके, क्योंकि फर्टिलाइज़र के वजह से सॉइल पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र अल्टीमेटली केमिकल है, टॉक्सिन है। ओके, और ये फर्टिलाइज़र अगर खेत के आसपास जो वाटर बॉडीज़ है, पॉन्ड्स, लेक्स में जाके मिलेगा तो ये यूट्रोफिकेशन कॉज कर देगा, यानी कि उसको टॉक्सिक बना देगा उस पानी को, और उसमें पानी में रहने वाला जो फिश या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स है उसको मार देगा। इसलिए फर्टिलाइज़र का बहुत सारे डिसएडवांटेज है, क्योंकि इससे पॉल्यूशन फैलता है। इसलिए नॉर्मली हम फार्मर लोग जो है मैन्योर और फर्टिलाइज़र का मिक्सचर यूज़ करते हैं, लेकिन एक तीसरा रास्ता में यहाँ पे हम लोगों को बनाना है, क्योंकि हम लोग इम्प्रूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो नया कुछ नहीं होगा तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए हम लोग जाएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ। ओके, अब ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है क्या? इट इज़ फार्मिंग सिस्टम विथ मिनिमल और नो यूज़ ऑफ केमिकल एज फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। अब भाई नॉर्मली जो एग्रीकल्चर होता है, एग्रोनॉमी होता है, उसमें भर के फर्टिलाइज़र यूज़ होता है और केमिकल पेस्टिसाइड यूज़ होता है, जो अल्टीमेटली टॉक्सिन है, जहर है। अब ये सब चीज़ का यूज़ हम लोग को बिल्कुल नहीं करना है, या बहुत कम मात्रा में करना है। एंड विद अ मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, रिसाइकल्ड फार्म waste, straw and livestock extra, use of bioagents such as culture of blue-green algae in preparation of biofertilizer, neem leaves or turmeric especially in grain storage for biopesticide for healthy cropping system। तो आजकल मार्केट में देखते हो कि ऑर्गेनिक जो वेजिटेबल्स है उसका बहुत कीमत ज़्यादा है, तो सब ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खोजता है। एक्चुअली वो कैसे बनाया जाता है, उसमें फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड ना यूज़ करके बायो फर्टिलाइज़र या बायो पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है। अब ये बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड है क्या? बायो फर्टिलाइज़र यानी कि फर्टिलाइज़र से का क्या मतलब है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड करना सॉइल को। तो वही अगर हम लोग कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोवाइड करवा रहे हैं सॉइल को, यानी कि याद करो नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, ये सब जो बैक्टीरिया है यूज़ किया जाता है बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे। ओके, तो ये सब नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल ऑर्गेनिज्म है, इस चीज़ से सॉइल पॉल्यूशन का कोई डर नहीं है। और बायो पेस्टिसाइड यानी कि यहाँ पे हम लोग केमिकल टॉक्सिन का नहीं यूज़ करके कोई ऑर्गेनिज्म का जो एंटी बैक्टीरियल या एंटीमाइक्रोबियल एजेंट को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि नीम एक्सट्रैक्ट। ओके, नीम पत्ता का जो एक्सट्रैक्ट है वो एंटी माइक्रोबियल नेचर का होता है। टर्मरिक, हल्दी, ओके, घर में भी चोट लग जाता है तो वहाँ पे हल्दी लगाया जाता है, ओके, या दूध हल्दी पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए। तो इससे पता चलता है कि टर्मरिक यानी हल्दी का या एंटी माइक्रोबियल नेचर का, तो हल्दी भी यूज़ किया जा सकता है एज ए फॉर्म ऑफ बायोपेस्टिसाइड। या तो एक बैक्टीरिया का हम लोग यूज़ करते हैं जिसको शॉर्ट में कहा जाता है बीटी। पिछले जो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट में हम लोग डिस्कस किए बैसिलस thuringiensis। ओके, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास कैपेसिटी है कि ये इंसेक्ट का लार्वा को मार सकता है। तो हम लोग आजकल बायो पेस्टिसाइड के तौर पे बीटी बैक्टीरिया यानी कि बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया को भी यूज़ कर रहे हैं।